हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है मेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि जीएस पेपर सेकंड में रिलेटेड टॉपिक्स जो है आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, पेपर भी देखा हुआ था पिछली वाली क्लास में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो उसमें हमने पहले टॉपिक की चर्चा की थी। ये दूसरा टॉपिक होगा जो आज अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो मेंस में आ सकते हैं, उन सब चीजों की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है मेंस एक्सक्लूसिव है। फिल्म्स में भी कुछ आपको स्टैटिक पोर्शन से आ सकता है, वैसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि अब फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स के बारे में। इससे रिलेटेड जो मुद्दे थे वहां पर हमने देखे थे कि स्टेट को टेम्पल्स को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सरकार को किस हद तक उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और टेम्पल्स के मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, तो ये चीज हो गया था। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक आप वो देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करने वाले, एनपीआर की बात करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी जिसमें हम एनआरआईसी या एनआरसी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक काफी समय से चले आ रहे हैं, काफी डीप मुद्दे हैं और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन इसी क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देखने को नहीं मिला है। तो यूपीएससी क्या करता है ना कि जो करंट में ज्यादा पॉपुलर मुद्दे रहते हैं उस पर वो पूछता नहीं है। वो मुद्दे जब थोड़े से पुराने हो जाए उसके बाद वो उसमें क्वेश्चन उठाता है। तो एनपीआर हो या एनआरसी हो, ये दोनों मुद्दे थोड़े पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले आप 2023 की बात करें या 24 की बात करें, इन दोनों में आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक और चीज आपको बतानी है कि यहाँ पर एक इंडिया का एंशियंट इंडिया का हम समरी लेके आने वाले हैं। ठीक है, एंशियंट इंडिया का समरी होगा जो कि प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रख के यहाँ पर बनाया गया है। तो अगर आप लोग ये समरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो कम से कम आपको 50 कमेंट्स हमें चाहिए। 50 कमेंट्स अगर हमें मिल जाते हैं, ठीक है, और 100 लाइक्स इस वीडियो पर मिलते हैं, टारगेट रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अब जितने भी वीडियोस आएंगे उन पे टारगेट रखा जाएगा। 100 लाइक्स और कम से कम 50 कमेंट चाहिए। देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एंशियंट इंडिया का एक समरी में पोस्ट करूंगा यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए काफी यूजफुल होगा। ठीक है, तो वो लगभग एक मैराथन टाइप का होगा जिसमें 2 से 3 पार्ट आएंगे, 3-3 घंटे के, यानी कि करीब 9 से 10 घंटे का वो पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये जरूरत होगी। अगर आप कर भी चुके होंगे तो भी आपको एक रिवीजन के तौर पे वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स, देन आई विल मेक दैट समरी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम मेडिवल की तरफ भी जाएंगे, फिर मॉडर्न में भी समरी लाएंगे। इसी तरीके से हर पार्ट की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि समरी आपको एग्जाम से पहले सारी चीजें मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक, जिसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात हम करने वाले हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जैसा आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों से काफी न्यूज में रहा है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का रजिस्टर है। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन का जो आपको डेटा होता है वो इसमें फिट किया जाता है। अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के लोग जो होंगे, सिटीजन होंगे या फॉरेनर होंगे। आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि सिटीजन और फॉरेनर दोनों का होगा या फिर सिटीजन का होगा, सिर्फ सिटीजन का होगा, किसका इसमें डेटा आपको रखा जाएगा। कुछ बेसिक पॉइंट सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नजर आता है कि ये एक आइडेंटिटी डेटाबेस है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी डेटाबेस है जो कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही आता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है पहली चीज कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और उस मिनिस्ट्री के अंडर में कोई डिपार्टमेंट हो या कोई रजिस्ट्रार वगैरह हो तो वो कौन बनाता है। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर मेंस में भी आप इंट्रोडक्शन में ये लिखते हैं तो भी वहां पर अच्छा जाए, लेकिन प्रीलिम्स में ये काफी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक आइडेंटिटी डेटाबेस है। किस तरीके की आइडेंटिटी है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके द्वारा तैयार किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो आइडेंटिटी डेटाबेस है, इस डेटाबेस में अब किस तरीके के डेटा होंगे, कौन से लोग होंगे जिनके डेटा यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा गया कि एक रजिस्टर्ड होगा जिसमें यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो कंट्री के यूजुअल रेसिडेंट्स होंगे उनका डेटा रखा जाएगा लोकल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो पांचों लेवल पर आपको, लोकल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, पांचों लेवल पर क्या होगा कि इस डेटा को तैयार किया जाएगा, इस रजिस्टर को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो कौन से लोग होंगे? जो कंट्री के यूजुअल रेसिडेंट्स हैं। अब ये यूजुअल रेसिडेंट्स क्या होता है? ठीक है, ये भी आपको एक अलग तरीके से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। वो एनपीआर ना पूछे, वो सीधा पूछते कि हु आर द यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू एनपीआर। ठीक है, या फिर यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री करके वो पूछते और फिर आपको वहां पर ऑप्शन दे दे। तो इसके हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट फिल्म्स के लिए हो जाता है। तो देखते हैं कि यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री किसे कहते हैं। होम मिनिस्टर के द्वारा इसका डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो लोग हमारे देश में किसी भी लोकल एरिया में एटलीस्ट 6 महीने से रह रहे हैं या फिर आने वाले नेक्स्ट 6 महीने तक वो इंटेंट से, यानी कि वो रहने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लास्ट, एटलीस्ट, ध्यान रखिएगा, दिस इज द एटलीस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट द लास्ट 6 मंथ, या तो लास्ट 6 मंथ से रह रहे हो कम से कम, और आने वाले या फिर आने वाले 6 महीने तक उनको वहां पे रहने का मन हो। तो वैसे जो रेसिडेंट होंगे वो क्या कह जाएंगे? यूजुअल रेसिडेंट कहलाएंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें हमारे सिटीजन भी आएंगे, जो इंडिया के सिटीजन हैं वो भी आएंगे। साथ ही साथ इसमें जो फॉरेनर्स हैं वो भी आएंगे, जो इंडिया में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं या फिर आगे 6 महीने तक रहने वाले हैं। ओके, तो दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूजुअल रेसिडेंट की बात की गई है, यूजुअल सिटीजन की बात नहीं की गई। तो रेसिडेंट तो कोई भी हो सकता है ना, जो यहाँ पे आके रहेगा वो रेसिडेंट हो सकता है। तो इसमें आपको सिटीजन भी आएंगे और फॉरेनर्स भी आएंगे। ध्यान रखिएगा, एनपीआर में सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों आते हैं, और दोनों का यहाँ पर डेटा तैयार किया जाता है, जो कम से कम 6 महीने से रह रहा हो या फिर आने वाले 6 महीने तक रहने की उसकी इच्छा, तो उसको हम यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स हो गया, जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एनपीआर से रिलेटेड बहुत अभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं इन सब चीज से रिलेटेड या एनआरसी से रिलेटेड, तो आने वाले एग्जाम में आपको फोकस रखना है। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि एनपीआर से रिलेटेड मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीड क्या है, आखिर क्यों आवश्यकता है कि एनपीआर के रजिस्टर को मेंटेन किया जाए। ठीक है, इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को बनाया जाए, और क्यों हमें लोगों के डेटा को लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, उसको वेराइटीज चाहिए होता है। वेराइटीज का मतलब समझते हैं? वेराइटीज का मतलब कि अगर उन्होंने पूछ दिया कि बताइए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और नीड टू प्रिपेयर द एनपीआर, तो अब इंपॉर्टेंस बताएंगे या फिर आप नीड बताएंगे कि क्यों जरूरी है, तो आपको 10 पॉइंट, 9-10 पॉइंट उसमें लिखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ 5 पॉइंट आपने लिख दिया और 5 पॉइंट को आपने एक एक पन्ने में लिख दिया, आधा आधा पन्ने में लिख दिया। ठीक है, तो एक्चुअली यूपीएससी को कंटेंट नहीं चाहिए होता है कि एक ही पैरा के अंदर बहुत सारा लिख दिया, उसको वेराइटीज चाहिए होती है। तो 10 पॉइंट आप लिखिए उसमें। ठीक है, तो 10 आपको रीजन बताने पड़ेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है और या क्यों क्यों जरूरी है। ठीक है, मैं आपको 10 बताऊंगा, आप 9, 10, 11 से ज्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो। चलिए, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 10 इंपॉर्टेंस या नीड बताई गई है कि क्यों एनपीआर को बनाया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले यहाँ पर हम आइडेंटिटी डेटाबेस की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि हम एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर बनाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि बेसिकली एनआरसी में ज्यादा आपको रिलेवेंट होगा, एनपीआर का यूज करके आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, किसका किसका यूज करके बनेगा? एनआरसी का, क्योंकि एनआरसी में केवल सिटीजन होते हैं। एनपीआर में तो सिटीजन और आपको फॉरेनर दोनों होते हैं, तो फिर आइडेंटिटी कार्ड बनाने का क्या मतलब है? फॉरेनर का आइडेंटिटी कार्ड बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी डेटाबेस, यानी कि लोगों के बारे में जानकारी होगी, लोगों का इसमें डेटा होगा कि उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका एड्रेस क्या है, मेल है या फीमेल है, उनका एज क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें बायोमेट्रिक, ध्यान रखिएगा, इसमें बायोमेट्रिक डेटा भी इकट्ठा किया जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड में आपको फिंगरप्रिंट या इरिस जो आंखों की अ, होती है, वो भी इसमें ली जाती है। तो इसमें भी आपको बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जाता है एनपीआर में भी। ये भी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंसस जो होता है ना, जो हर 10 सालों में लिया जाता है, उस सेंसस सेंसस में बायोमेट्रिक डेटा का नहीं लिया जाता। सेंसस में 10 साल में जो होता है उसमें बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता, लेकिन एनपीआर और एनआरसी में बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बायोमेट्रिक भी होगा और
आपका जो स्पेशल लोकेशन के हिसाब से भी एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी डेटाबेस तैयार करने का तरीका है। आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सारे 10 पॉइंट आप लिखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, और वहाँ पर आपको इलेबोरेट करके एक-एक लाइन में लिख भी सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे ही आप समझ जाइएगा। ओके, सेकंड बात करते हैं फ्यूचर आइडेंटिटी कार्ड। तो फ्यूचर में आइडेंटिटी कार्ड बनाने के बाद जिसे सरकार कह रही थी कि हम वन नेशन कार्ड बनाएंगे। वन नेशन कार्ड बनेगा या फिर वन आइडेंटिटी कार्ड बनेगा। वन आइडेंटिटी कार्ड बनाने की सरकार बात कर रही थी कि यानी कि हम सिर्फ एक ही आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे और उससे सारे काम हो जाएंगे। अब अभी क्या है, अभी आपके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास इस समय ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, आपके पास इस समय आप राशन कार्ड वगैरह होता है, ठीक है, इसके अलावे आप जैसे कि ये बात कर लीजिए पासपोर्ट वगैरह होता है। तो बहुत सारे कार्ड इस समय, और ये सभी आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे ही यूज होते हैं। तो सरकार का कहना है कि हम यहाँ पे एक वन आइडेंटिटी कार्ड लेके आने वाले हैं, जो पूरे नेशन में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी कार्ड होगा। आधार कार्ड का भी काम करेगा, पैन का भी काम करेगा, वोटर का भी काम करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का भी काम करेगा, राशन का भी काम करेगा, यानी जितने भी आइडेंटिटी कार्ड से रिलेटेड काम होते हैं वो एक ही कार्ड के द्वारा किया जाएगा। तो इसको भी बनाने के लिए हमें जो डेटाबेस की आवश्यकता होगी, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी, वो एनपीआर के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, नाउ थर्ड वन, ट्रेसिंग फॉरेनर्स। जब इसमें मैंने बताया कि आपको फॉरेनर्स के भी डेटा होते हैं, तो जब फॉरेनर्स के भी डेटा होंगे, तो अब मान लीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में आया, ठीक है, तो उसके पास अपना पासपोर्ट होगा, इसके अलावा उसके पास अपना वीज़ा होगा। तो वीज़ा में ये लिखा रहता है कि वो कितने दिन तक यहाँ पर आके रुकने वाला है। तो गवर्नमेंट ये ट्रेस कर सकती है कि हाँ, वो पर्टिकुलर जो इंसान है, जो फॉरेनर है, जिसका हमने डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, उसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायर हो गया तो क्या अपने कंट्री लौटा या नहीं लौटा, या फिर वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं उनको भी ट्रेस करने के लिए इसका यूज हो जाता है। तो 3 और 4 एक साथ हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए इसके बाद फिफ्थ नंबर वेलफेयर स्कीम्स। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो कि हम आपको SC ST हो गया, या फिर जो भी आपका वीकर सेक्शन हो गया, वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो लेके आती हैं। तो यहाँ पर हमें मदद मिलेगी कि हम टारगेटेड अप्रोच लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको लिंक वगैरह होती है स्कीम्स के थ्रू, यानी कि उन लोगों को भी स्कीम्स का भी फायदा मिल जाता है जो डिजर्विंग नहीं है या फिर जो इसके अंडर में नहीं आते हैं। तो बेसिकली डेटा होगा तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को आसानी से टारगेट कर सकते हैं किसी भी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। ठीक है, 6 नंबर इज अ फ्यूचर एनआरसी। मैंने आपको कहा कि आगे एनआरसी बनाने की बात की जा रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने की बात की जा रही है। तो एनपीआर पहला स्टेप है और इसके बाद एनआरसी बनेगा। ठीक है, एनपीआर में क्या होता है, सिटीजन भी होते हैं और फॉरेनर दोनों के डेटा होते हैं, और एनआरसी में क्या होता है, सिर्फ सिटीजन का ही डेटा होता है। ठीक है, फॉरेनर का डेटा हटा दिया जाता है। तो एनआरसी बनाने के लिए हमें एनपीआर की जरूरत पड़ेगी, हमें पहले सभी लोगों के डेटा की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उसमें हम फिल्टर लगा के फॉरेनर्स के डेटा को हटा के सिर्फ सिटीजन का डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर हमें एनआरसी बनाना है तो उससे पहले हमारे पास एनपीआर का डेटा होना जरूरी है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन आपको वेलफेयर स्कीम के साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं। टारगेटेड अप्रोच अगर हमें लेना है, किसी भी कम्युनिटी को अगर टारगेट करना है, ठीक है, तो उस कम्युनिटी का हमारे पास डेटा होगा तो आसानी से हम उसको टारगेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन पॉवर्टी एलिवेशन, ये भी आप 5, 7 और 8 को एक साथ पढ़ के लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स होंगी इसके थ्रू हम यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा 9 की बात करें तो सिटीजनशिप। ठीक है, किसको सिटीजनशिप प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, इसका भी डिसीजन क्या होगा, लिया जा सकता है जब आपके पास डेटा होगा। क्योंकि जब आपके पास डेटा होगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके यहाँ के सिटीजन है, या फिर कौन यहाँ पर माइग्रेंट है, या फिर बाहर दूसरे कंट्री से यहाँ पे आके रह रहे हैं, चाहे वो लीगल माइग्रेंट हो या इलीगल माइग्रेंट हो। तो जब दोनों का डेटा हो जाएगा ना, तब आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने में या कि अपने ही रेसिडेंट का सिटीजनशिप को प्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, एंड द 10th वन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हॉस्टाइल एलियंस। तो हॉस्टाइल एलियंस का मतलब होता है वैसे फॉरेनर्स जो यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट के तौर पे आ चुके हैं, या फिर यहाँ पे रह चुके हैं, या फिर कहीं से वो इनका इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं से इंटर हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके क्या करते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज को फैलाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इलीगल जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि टेररिज्म हो गया आपको, ओके, पोर्नोग्राफी हो गया, टेररिज्म, पोर्नोग्राफी हो गया,
इस तरीके के जो भी आपको इलीगल एक्टिविटीज होती है या काउंटरफेट नोट्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो होस्टाइल एलियंस को रोकने में भी यहाँ पर मदद मिलती है। तो इस वजह से ये यहाँ पर हमने 10 इंफॉर्मेशन या 10 रीजन हमने देखे जिसकी वजह से एनपीआर का डेटा हमारे पास होना चाहिए और एनपीआर को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बात आ गई। तो ये पहला चीज हो गया कि फेवर में, एनपीआर के फेवर में हमने बात की कि क्या क्यों एनपीआर को होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी बात करते हैं, तो वो भी देख लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि हमें एनपीआर को नहीं बनाना चाहिए। चलिए इश्यूज एंड चैलेंजेस देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आएंगे एनपीआर को बनाने में या क्या इशू हो सकते हैं एनपीआर को बनाने के लिए। यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरी ली गई है। फर्स्ट वाज द इम्प्लीमेंटेशन इशू, ठीक है, यानी कि उसको लागू करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड सेकंड इज द अदर्स और मिसलेनियस, आप इसको कह सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट इज द स्केल। स्केल का मतलब ये है जैसे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन करीब 130 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, 130 करोड़ के आसपास में है, तो 130 करोड़ लोगों का अगर आपको सर्वे कराना हो, ठीक है, अब एनपीआर में उनको लाने के लिए सर्वे करना पड़ेगा, तो ये सर्वे जो होता है ये काफी ह्यूज हो जाएगा, काफी बड़ा सर्वे आपको ये देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो स्केल होता है ये थोड़ा हो जाता है, तो इनका सर्वे कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको यहाँ पर हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में और हमारे कंट्री के सिटीजन हैं, उनके पास किसी तरीके का प्रूफ नहीं है। ठीक है, कोई रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं है, कोई लैंड प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे बेगर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो भिखारी वगैरह हो गए, या फिर जो होमलेस पीपल हो गए, ठीक है, या फिर जो नोमैटिक पीपल होते हैं जो घूमते रहते हैं, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो होता नहीं है, कोई आईडी कार्ड होता नहीं है। ठीक है, तो फिर उनको किस तरीके से सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी एक तरीके से एक चैलेंज होगी। सरकार किस तरीके से उनको डील करेगी, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। अकाउंटिंग मिस्टेक्स, इसकी वजह से आपको एक्सक्लूजन वगैरह देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे वो छूट सकते हैं, सरकार से मिस्टेक हो सकता है, उनके कर्मचारियों से मिस्टेक्स हो सकता है, तो अकाउंटिंग मिस्टेक भी देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो सिटीजन छूट जाए या फिर फॉरेनर ऐड हो जाए। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो सिटीजन एक्सक्लूड हो जाए या फिर फॉरेनर्स इसमें ऐड हो जाए। तो ये दोनों तरीके से ये मिस्टेक आपको देखने को मिल सकता है। कॉस्ट की बात करें तो काफी ह्यूज कॉस्ट आएगा, आपको 130 करोड़ लोगों का सर्वे करना है, तो बहुत ह्यूज कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर एस्टिमेट लगाया गया है कि कितना आपको यहाँ पर पैसा लग सकता है। तो यहाँ पर बात की गई कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर ये सर्वे आपको एनपीआर बनाने में लग सकते हैं। तो 2 से 3 लाख करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर क्रिएट करेगा आपके बजट पर या आपके फाइनेंस पर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। अब सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि अब ये सेंटर तो सर्वे करवाएगी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? स्टेट कर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट ऑन ग्राउंड लेवल। क्योंकि अगर आप देखते हैं आपके पास कोई सर्वे वगैरह करने जाता है, तो कौन होता है? या तो सरकारी टीचर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो आंगनबाड़ी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर वर्कर्स होते हैं, वो जाते हैं आपके पास सेंसर वगैरह करने के लिए। बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो उनको रखा जाता है सेंसस करने के लिए। कहीं ना कहीं ये सब जो होते हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये सही से हो पाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन इशू आ जाता है यहाँ पे। अदर्स की बात करें तो डेटा प्राइवेसी, जैसे कि हमने हमने आधार के बारे में देखा था कि आधार डेटा यहाँ पर लीक होने की बात हो रही थी, तो उसी तरीके से अब चूंकि आधार कार्ड इसमें लिंक होगा, ठीक है, आधार कार्ड को भी इसमें लिंक किया जाएगा, आधार के डेटा को भी, तो अगेन यहाँ पर डेटा लीक होने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। क्लैश विद सेंसस। अब सेंसस जो होता है ऑलरेडी आपके 10 साल में ये कराया जाता है, 10 साल में होता है। जब सेंसस ऑलरेडी आप करा रहे हैं, तो फिर आप एनपीआर क्यों करा रहे हैं? सेंसस के साथ ही वो करा दीजिए, अलग से एनपीआर कराने की क्या बात है? तो वो आपको यहाँ पर क्लैश देखने को मिलता है। एक्सक्लूजन की हमने बात यहाँ पर की कि सिटीजन को छूट सकते हैं या फिर फॉरेनर्स कुछ ऐड हो सकते हैं, तो एक्सक्लूजन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, डॉक्यूमेंटेशन इशू हो सकता है। जो लोग हैं, होमलेस पीपल हैं, बेगर्स वगैरह हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो किस तरीके से ऐड होंगे, ये होमलेस वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस होंगे। 2 ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें इसमें 5 और इसमें 4, यानी कि 9 इश्यूज हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। ठीक है,
तो हमने 10 आपको रीजंस फेवर में देखे, 9 रीजंस हमने चैलेंजेस या इशू या फिर उसके अगेंस्ट में जाके देखे। तो यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, और वे फॉरवर्ड मीन सॉल्यूशन, कि यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, यहाँ पर ये बातें की गई हैं। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहला प्राइवेसी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आधार कार्ड हमने बात की थी कि आधार कार्ड का जो इंफॉर्मेशन है वो भी लीक वगैरह होने की बातें आ रही थी, ठीक है। तो फिर एक मुद्दा भी गया यहाँ पर, एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सरकार इंश्योर करे कि डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस चीज में ध्यान देनी चाहिए, और गवर्नमेंट शुड परफॉर्म, आप लिख सकते हैं ऐसे, गवर्नमेंट शुड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। मेनली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट अगर यहाँ पे है आप समझ जाते हैं तो उसमें आप लिख लेंगे। करना क्या है, ट्रांसलेशन करके तो लिखना है। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे हमने पीछे देखा ना कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। तो वही चीज है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर को क्या करना होगा कि स्टेट को अपने साथ मिला के रखना होगा, और उनको ये इंश्योर करना होगा कि किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी यहाँ पर अब जरूरी है, तभी ये आपको हो सकता है एनपीआर का पूरा सर्वे। पब्लिक प्राइवेट मॉडल, तो यहाँ पर ये कहा गया कि सरकार क्या करे, ये खुद काम ना करे, सरकार क्या करे कि पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर क्या करे कि इस काम को, यानी कि जो सर्वे का काम है उसको आउटसोर्स कर दे, ठीक है। उसको आउटसोर्स कर दे। जो एक्सपर्ट लोग हैं जो सर्वे वगैरह करते हैं, ये काम उनको असाइन कर देना चाहिए, और सरकार को इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, तो वो अच्छी तरीके से डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही साथ जुडिशियस यूज का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में जो भी डेटा आता है उस डेटा का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार को किसी भी तरीके की इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि सबका डेटा इसमें आ जाएगा, सबका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो सरकार चाहे तो वो पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पर होना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड नॉट टारगेट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, ठीक है। तो सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई बोलेगा तो सरकार ऐसा काम ना करे, तो ये भी इंश्योर यहाँ पर किया जाना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज द जुडिशियस यूज, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको वे फॉरवर्ड में मिल जाएंगे, और आई होप यहाँ से आपको इतना कंटेंट मिल गया है कि आप आराम से 1.5 पेज में इसको लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आएगा तो कितना बड़ा आएगा, आपको करीब 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हो गए। एक तो आपको फेवर में बोलना है कि फेवर में क्या होगा, एक आपको अगेंस्ट में बोलना है, और एक आपको सॉल्यूशन में देना है, और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इसमें एक्चुअली में है क्या, एक एनपीआर है क्या, जो हमने शुरू में देखा वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। तो इतना पॉइंट काफ़ी है, और बहुत सारा पॉइंट इस पर आपको मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है लिखने के लिए, कि 120 से 150 वर्ड में आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं कहता हूँ कि इंसिडेंट हिस्ट्री का यहाँ पर समरी हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो अगेन लाइक आपको इस वीडियो पर हमें चाहिए कितना, कम से कम 100, और कमेंट कितना चाहिए, कम से कम यहाँ पर 50 कमेंट हमें चाहिए। तो हर एक वीडियोस पर इस तरीके के टारगेट रखे जाएंगे, और उसके बाद फिर वीडियोस वो आएंगी। तो आई होप आप ये करेंगे, और जल्दी से आप कर सकते हैं बिल्कुल। 100 लाइक और 50 कमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कमेंट कर दीजिए भी चाहिए, हाँ चाहिए, हम लोग उसको जल्दी 1-2 दिनों में पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और ये भी बता दीजिएगा कि वीडियो हम पोस्ट करें या फिर आप डायरेक्ट लाइव आके वो क्लासेस लें, ये भी आप बता सकते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।